Hello and welcome to my YouTube channel. And today I will discuss two more questions of GS paper 4 ethics 2023. पिछले दो वीडियो में मैंने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया था। आज मैं फिर से दो और नए प्रश्नों को हल करूंगा जो GS पेपर 4 एथिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनमें से 5A प्रश्न है आपके सामने है। नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। यहां अगर प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि प्रश्न के हिस्से बना लेने चाहिए, उनके पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहां पर पहला पार्ट है कि नैतिक निर्णय लेने में नियम, कानून और अधिनियम, और दूसरा है नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में अंतरात्मा की आवाज। तो हमें यह देखना है कि जब भी एथिकल डिसीजन लिया जाना है तब कानून, नियम और अधिनियम, इनके अनुसार एथिकल डिसीजन लेना चाहिए या अंतरात्मा की आवाज, कॉन्सेंस, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस के आधार पर एथिकल डिसीजन लिए जाने चाहिए। और दोनों का हमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके बताना है, डिस्कस करके बताना है। कुछ एग्जाम्पल्स देकर हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है और किस तरह से हम इसको कंक्लूड करेंगे, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एथिकल डिसीजन। नैतिक निर्णय होते क्या हैं? एथिकल डिसीजन, नैतिक निर्णय की अगर हम बात करें तो नैतिक निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को जब किसी विषय पर, किसी वस्तु पर कोई नैतिक निर्णय लेना है तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को शुभ और सही तक पहुंचना है उस विषय को लेकर। मतलब कि गुड और राइट को डिटरमिन करना है, और इस गुड और राइट को डिटरमिन करने में जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, वो स्टैंडर्ड का काम करती हैं और उनको एस्टेब्लिश करने के लिए नैतिक डिसीजन लिए जाते हैं और गुड और राइट को डिटरमिन किया जाता है। अब इस गुड और राइट को डिटरमाइन करने के लिए कानून, नियम और अधिनियमों का उपयोग करना है या फिर वॉइस ऑफ कॉन्सेंस पर आधारित होना है, यहां पर हम तुलना करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है एथिक्स का, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह नियमात्मक नीति शास्त्र है जो नियम कानूनों की स्थापना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत डिओंटोलॉजी, कर्तव्य नीति शास्त्र आता है, टेलियोलॉजी आती है, प्रयोजन मूलकता आती है। हम उसको डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल हल्का सा टच करते हुए चलेंगे कि नियमात्मक नीति शास्त्र कर्तव्यों की, प्रयोजन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित, नियम, कानून और सिद्धांतों के प्रतिपादन से संबंधित होता है। जबकि वॉइस ऑफ कॉन्सेंस मेटा एथिक्स से संबंधित है, जहां पर इस तरह के नैतिक निर्णय निकल कर कैसे आते हैं, वहां पर मेटा एथिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो वॉइस ऑफ कॉन्सेंस कहां से निकल कर आती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो नॉर्मेटिव एथिक्स नियम, कानून और अधिनियमों से संबंधित है। नियम, कानून और अधिनियमों के सामने होने से किसी भी विषय पर निर्णय लेने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे समक्ष सभी विषयों को लेकर बहुत सारे नियम, कानून या कारगर नियम, कानून उपस्थित नहीं होते, या वो जो नियम, कानून होते हैं, ये नियम, कानून हमारे अंदर की वॉइस से या हमारे अंदर की जो फीलिंग है उसके अनुसार, या मेरी जो पर्सनल मोरालिटी है, व्यक्तिगत नैतिकता है, उससे ये मैच नहीं करते या मैच नहीं कर पाते हैं। तब हमें ये लगने लगता है कि क्या ये नियम, कानून पर्याप्त हैं या इन नियम, कानूनों में कुछ कमियां हैं। तो इन नियम, कानूनों की जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नियम, कानून उपस्थित नहीं होते, या ये जो भी उपस्थित नियम, कानून है वो हमारे पर्सनल एथिक्स से अगर मैच नहीं करते, तो हमें वॉइस ऑफ कॉन्सेंस की तरफ जाना होता है। यह भी सच है कि जो नियम और कानून है वो देश और काल, स्पेस एंड टाइम के आधार पर बनाए जाते हैं। ये बिकमिंग है, मतलब कि विकासशील होते हैं, ये डेवलपिंग होते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो नियम बना है वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो नियम उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए नियम, कानून कई बार जो पुराने नियम, कानून है वो भी हमारे पर्सनल एथिक्स से मैच नहीं खाते। तो ये तो हो गई नियम और कानून की बात। अब हम बात करें कि मेटा एथिक्स के अंतर्गत अगर हम वॉइस ऑफ कॉन्सेंस की बात करें, अंतरात्मा की आवाज का क्या अर्थ है।
तो हम देखें अंतरात्मा की आवाज का अर्थ होता है वॉइस ऑफ कॉन्सेंस। यहां पर कॉन्सेंस जो वर्ड है, कॉन्सेंस अंतरात्मा की आवाज कहते हैं या अंतःकरण कहते हैं। ये कॉन्सेंटिया से बना है, कॉन्सेंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है शेयरिंग नॉलेज। यहां नॉलेज को शेयर करने के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो नॉलेज क्या है, ये किस तरह का नॉलेज है जिसे शेयर किया जाना है, ये उत्पन्न कहां से होता है, इसका जेनेसिस क्या है, और दूसरा ये किसके साथ, विद whom, किसके साथ इसको शेयर करना है। तो ये माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन होता है, जो शेयर कॉन्सेंसिया का, कॉन्सेंस का, इसका शेयर जो धर्म नीति शास्त्री हैं, धार्मिक नीति शास्त्री, वो कहते हैं कि धर्म से या ईश्वर से ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान का उद्गम होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस ज्ञान का उद्गम व्यक्ति जिन परिस्थितियों में, जिस वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ है, नर्चरिंग हुई है, वहां पे जो ग्रोन अप हुआ है, वहां से उन चीजों को, उन मूल्यों को स्थापित कर लेता है और उसके अंदर उस तरह का अंतःकरण उत्पन्न होने लगता है। और सिगमंड फ्रॉइड इसे सुपर ईगो का नाम देते हैं कि उसकी उत्पत्ति सुपर ईगो से होती है। तो जो भी इसका कारण है, हम उसको टच करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा, कि इस तरह से ये इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। ये किसके साथ शेयर करना है नॉलेज, यहां पर स्वयं के साथ, व्यक्ति जिसको निर्णय लेना है उसके साथ वह स्वयं अपने से उस ज्ञान को शेयर करता है। अब ये ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान हमें नैतिक निर्णय दे पाएगा या नहीं, ये हमें देखने की कोशिश करना है। या नैतिक निर्णय जो नियम और कानून से हमें प्राप्त हो रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है कि इससे प्राप्त होने वाला ज्ञान ज्यादा बेहतर है। तो इस पर हम सीधे तौर पर किसी नतीजे पर, एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। ये जो ज्ञान है, नियम कानून कायदे से मिलने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान एक काफी समय के बाद, डेलिब्रेशन के बाद, समाज के जो नीति शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, नीति निर्माता हैं, तो ये एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रयोग करके, एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, उस प्रक्रिया के आधार पर ये नियम कानून प्रतिपादित होते हैं। तो किसी पूरे के पूरे समुदाय के लिए ये स्थापित किए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर ये निर्मित नहीं होते हैं। तो ये हमेशा बेहतर ज्ञान होता है। तो कानून, नियम और विनियमों के आधार पर हमेशा सबसे बेहतर ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जब ये ज्ञान देने में अक्षम हो या कारगर साबित ना हो, तब जरूर हम ये देख सकते हैं कि कॉन्सेंस से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में अगर हम नियम की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो गांधी जी उस समय जो बोल देते थे वो नियम हो जाता था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि आप स्वयं अपने अपने नेता हैं, जनता से कहा, और आप अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर अपना नेतृत्व कीजिए। यहां पर नियम कानून कारगर साबित नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का नियम बनाना कि इस आधार पर आप आंदोलन को आगे बढ़ाइए, आंदोलन के ये नियम होने चाहिए, वो नियम अब बना पाने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अपने अपने अंतःकरण की आवाज सुनिए। तो जब नियम कानून सफल नहीं हो रहे हैं तो अंतःकरण की आवाज सुनी जा रही है। इसके अलावा अंतःकरण की आवाज के लिए यह कहा जाता है कि जब नियम इस तरह के हों कि आपकी व्यक्तिगत नैतिकता उसे मानने से इनकार कर दे, नियम इतने बासी हों या इतने ज्यादा उसमें एट्रोसिटी हो कि मानवता के जो मूलभूत नियम है उनका हनन हो रहा हो, तब कॉन्सेंस या शेयरिंग नॉलेज की अंतःकरण की आवाज सुनने की आवश्यकता होती है। वहां पर अंतःकरण की आवाज नियम कानून से बेहतर होगी। लेकिन अंतःकरण की आवाज, अगर हम ये कहें कि सदैव सही निर्णय देती है, हमेशा ये सही होगी, ये शुभ का, गुड और राइट का निर्धारण कर पाएगी, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। आपके अंतःकरण को प्योर होने के लिए, उसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड हासिल करने के लिए आवश्यक है शिक्षा, नैतिक ज्ञान की अपने अंदर आत्मसात करना। ज्ञान के आधार पर जब कोई व्यक्ति
नैतिक ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, उसके अनुसार उसका चरित्र हो जाता है, तो फिर उसके अंतःकरण से जो आवाज निकलती है वह अंतःकरण की आवाज सर्वाधिक शुद्ध अंतःकरण की आवाज होती है, और वह ये शुभ और सही को का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होती है। तो यहां पर इस तरह से उत्तर को लिखा जाएगा। आप सीधे तौर पर नहीं कहेंगे कि अंतःकरण की आवाज हमेशा अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक होती, नहीं। कब होती है अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक? जहां पर नियम, कानून और अधिनियम कारगर साबित नहीं होते या आपकी व्यक्तिगत नैतिकता से तालमेल नहीं खाते, मैच नहीं खाते, तब अंतःकरण की आवाज अधिक शुद्ध होगी। और इसकी शुद्धता के लिए जिस व्यक्ति का जो अंतःकरण है उसको उस स्टैंडर्ड को, उन मानकों को प्राप्त करना चाहिए, और वो मानक प्राप्त करने का जो माध्यम है वो है नैतिक शिक्षा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अंतःकरण की आवाज को लेकर बहुत सारी चीजें कही हैं, जैसे महात्मा गांधी ने जैसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा है अंतःकरण की आवाज को, उनका कहना है कि ये सबसे सही निर्णय देती है। तो इन चीजों को भी आप कोट कर सकते हैं अंतःकरण की आवाज को लेकर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में, अगले प्रश्न को हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, विवेचना कीजिए। हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? प्रोबिटी को ये बताना है कि ये एसेंशियल है इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर प्रोबिटी के हमें दो पक्षों पर बात करनी है, तो हम इसे दो हिस्सों में तोड़कर 75 शब्द यहाँ दे सकते हैं, 75 शब्द यहाँ दे सकते हैं, और प्रोबिटी को डिफाइन करके हम समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रोबिटी का अर्थ क्या है। देखिए यहां प्रोबिटी को सत्यनिष्ठा के रूप में लिया गया है, वास्तव में प्रोबिटी का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन यूपीएससी ने जो बोला है हम उसी शब्द को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्रोबिटी लैटिन शब्द से बना है जिसे रेडलिश कीट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सच्चाई या ट्रुथफुलनेस, ट्रुथ, सच्चाई। तो नीजे एक दार्शनिक रहे हैं, वो प्रोबिटी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि प्रोबिटी को हम सत्य या सच के रूप में, ट्रुथ के रूप में देखते हैं। सिनिक की बात करें, सिनिक कहते हैं कि प्रोबिटी का अर्थ होता है फ्री स्पीच, मुक्त होकर बोलना, बिना भय के बोलना, वाक स्वतंत्रता, ट्रुथ टेलिंग। नीजे की बात करें तो नीजे बोलते हैं कि यह प्रोबिटी सत्य के ऊपर है और लोक वातावरण में अस्तित्व में रहती है। तो नीजे इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो ये सच के ऊपर है कि सर्वोच्च सत्य है और ये सर्वोच्च सत्य है, इसके अलावा ये लोक वातावरण में होती है। लोक वातावरण का अर्थ है कि अगर आपके अंदर स्वयं के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आपकी इंटीग्रिटी हो सकती है, लेकिन वो जब समुदाय में उसकी टेस्टिंग होती है, समुदाय के सामने उसको परखा जाता है, तब उसको प्रोबिटी के रूप में देखा जाता है। तो इस आधार पर नीचे के कि ये सर्वोच्च सच है और इसको लोक वातावरण में परखा जाता है या ये अस्तित्व में रहती है, ना कि ये अकेले अस्तित्व में रहती है। एक और अब इस पर अगर हम देखें तो लोक वातावरण में अगर इसको परखा जाता है तो इसको परखेगा कौन? कोई बाह्य एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी जो इसको परखती है। तो जब हम प्रोबिटी की चर्चा करते हैं तो एक एक्सटर्नल एजेंसी की भी चर्चा करनी होती है जो इसकी सच्चाई को परखने का काम करती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये सर्वोच्च चरित्र है, सर्वश्रेष्ठ चरित्र है। प्रोबिटी इज द हाईएस्ट कैरेक्टर, सर्वोच्च चरित्र है, ये सबसे बड़ा चरित्र है और इस चरित्र की बार बार इसका परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक बार मूल्यांकन में से खरा उतरना चाहिए। तो इसके अलावा एक और जो बिंदु है कि इसका बार बार परीक्षण होगा।
इसके अलावा प्रोबेबिलिटी विकासशील होती है, बिकमिंग होती है, अर्थात यह एक गत्यात्मक व्यवस्था है, गत्यात्मक अवधारणा है। आज जो प्रोबेबिलिटी है तो आने वाले समय में देश और काल के अनुसार यह और अधिक समृद्ध होगी और अधिक रिफाइन होगी। तो प्रोबेबिलिटी एक गत्यात्मक अवधारणा है। अब इतने सारे जो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हमें देखना है कि ये गवर्नेंस में इफेक्टिव रूप से और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से ये अनिवार्य है। तो प्रोबेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि कोई शब्द है, अब हमें उसको इलेबोरेट करना है, तो इसका एक और तरीका होता है इलेबोरेट करने का कि उस शब्द से संबंधित जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं उनको आप उठा लें, वो उसके अंदर माने जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, तो उसके सिलेबस में आप देखेंगे कि करप्शन से रिलेटेड जो भी एंटी करप्शन रूल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस को लेकर आना है, वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अगर इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करें, इफेक्टिव गवर्नेंस कब होगा? जब कोई बाह्य व्यक्ति आकलन करेगा। तो प्रोबेबिलिटी के इन पॉइंट्स में इफेक्टिव गवर्नेंस एक्सटर्नल एजेंसी आकलन करेगी। एक्सटर्नल एजेंसी कौन कौन होती हैं, आकलन करती हैं? जैसे कि सीएजी हो गया, एक्सटर्नल एजेंसी है, विजिलेंस है, एक्सटर्नल एजेंसी है, हायर अथॉरिटीज हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज हैं। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जवाबदेही। तो प्रोबेबिलिटी सीधे तौर पर जवाबदेही से संबंधित है। जो जवाबदेही के अलग अलग आयाम हैं वो प्रोबेबिलिटी को उनके अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए यहां पर जो अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट है वो यहां पर लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को निर्धारित करने के लिए अकाउंटेबिलिटी के आधार पर उसको परखा जाता है, जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मॉनिटरिंग निगरानी, एक्सटर्नल एजेंसी निगरानी करती है। तो निगरानी के आधार पर अगर परखा जाता है तो वो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है वो सच्चाई का निर्धारण करती है, ट्रुथफुलनेस का निर्धारण करती है, मतलब कि शासन में ईमानदारी से संबंधित है, सत्यनिष्ठा से संबंधित है। तो जब शासन में ईमानदारी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होती है तो शासन व्यवस्था में गुड गवर्नेंस आता है, इफेक्टिव गवर्नेंस आता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी बिकमिंग है, विकासशील है। विकासशील है इसका अर्थ है कि वो अपने स्वयं को रिफाइन करती रहती है, और अधिक रिफाइन करने के लिए इसमें इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मतलब कि दक्षता और प्रभावशीलता, इसको भी शामिल किया जाता है। तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ट्रिपल ई, जो इकोनॉमी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, उसको शामिल करके भी इफेक्टिव गवर्नेंस को लाया जा सकता है। तो इस तरह से आप इन आयामों को, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा को आप इस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करें, तो सामाजिक आर्थिक विकास कब होता है? सामाजिक आर्थिक विकास का मतलब है कि समाज का प्रत्येक हिस्सा इंक्लूसिवली डेवलप होकर वो एक जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें जो एवरेज के ऊपर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वहां तक प्राप्त करे। जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, जो इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो खत्म हो जाए, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों कम हो जाए, भुखमरी से पीड़ित लोगों में कमी आ जाए, सभी तक अनाज की पहुंच हो, शिक्षा की पहुंच हो, लिंगानुपात सभी जगहों पर ठीक हो जाए। दैट इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी प्रोबेबिलिटी आवश्यक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सीधे तौर पर अर्थ है कि ये लोक वातावरण में इसको परखा जाता है। ये एक्सटर्नल एजेंसी से संबंधित है। बाह्य एजेंसी देखती है कि आपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के लिए जो फंड है, जो भी उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से किया या नहीं, जो प्लानिंग है उसे ठीक तरीके से किया या नहीं किया गया, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स सही आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। खास तौर से जो डायगोनल अकाउंटेबिलिटी होती है, जो डायगोनल अकाउंटेबिलिटी है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग।
जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है उनकी सोशल ऑडिटिंग करके हम अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करके इस विकास को कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का हम 150 शब्दों में जवाब दे सकते हैं। कल फिर मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूंगा, जिसमें 2023 के जो दूसरे प्रश्न बचे हुए हैं उनका मैं विश्लेषण करूंगा, आदर्श उत्तर कैसे लिखा जाना है उनकी बात करूंगा, और बाद वाले इनके वीडियोस में मैं केस स्टडीज पर आदर्श हल किस तरह का होना चाहिए यह आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, विस्तृत व्याख्या चाहते हैं, तो मेरी पुस्तक है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उस नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जो संगम बुक से ओरिएंट ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन से आती है। आप उसको अमेजोन से खरीद सकते हैं। उसके पृष्ठ क्रमांक 225, 222 पर इस प्रश्न को देखा जा सकता है, डिटेल में आपको मिल सकता है इसके बारे में। इसके अलावा जो पहले जो मैंने प्रश्न पर डिस्कशन किया था, मेरी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 178, 179 और 180 में इसकी विस्तृत व्याख्या आपको मिल सकती है। तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से भी आप सीधे अमेजोन से इस किताब को खरीद सकते हैं और अपने नियरेस्ट बुक शॉप से भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद।